हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट। आज के इस वीडियो में हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लास 12th के लिए, उसका टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स का विरचन किस तरह से हम हेलो एल्केन्स को बनाते हैं उसके कुछ मेथड्स पढ़ेंगे। बाकी के बचे हुए मेथड्स हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। यह वीडियो बच्चों आपको 12th क्लास के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं बल्कि आगे आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आप 12th के बाद में देंगे उनमें भी बहुत ही आपको हेल्प करेगा। इसलिए अगर आप साथ साथ नोट्स बना लेंगे तो वो नोट्स आपके लिए हमेशा ही काम में आएंगे। चलिए किस तरह से हेलो एल्केन्स को बनाते हैं उसके मेथड्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड जो है, पहला मेथड एल्केन से हेलो एल्केन्स को हम किस तरह से बनाते हैं। हेलो एल्केन्स को ही हम एल्किल हैलाइड कहते हैं। हेलोजिनेशन, हेलोजनीकरण जो है मेथड है जिससे हम हेलोजन जो है इंट्रोड्यूस करते हैं एल्केन में। हमें पता है कि एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए यहाँ पे एडिशन जो है रिएक्शंस नहीं होंगे। H को हटाकर ही हेलोजन लगेगा। जब H को हटाकर हेलोजन लगता है तो उस तरह के रिएक्शंस को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। पहले हम क्लोरीनेशन, क्लोरीन किस प्रकार से ऐड होगा वो देख लेते हैं। सिंपल एग्जांपल बच्चों मैंने मीथेन का लिया है। मीथेन में क्लोरीन को जब ऐड करते हैं, ये रिएक्शन आपने 11th क्लास में भी देखा है। सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन का यहाँ पे एडिशन होता है। सनलाइट को हम H न्यू लिखते हैं। इसमें 4 हाइड्रोजन है तो एक एक करके जो सारे हाइड्रोजन जो है हमारे वो हटेंगे, लेकिन एक स्टेप में एक ही हाइड्रोजन हटेगा और साथ में HCl का फॉर्मेशन हमारा हो जाएगा। ये प्रोसेस जो है इस एल्किल हैलाइड के फॉर्मेशन पे ही नहीं रुकता है। इसका नाम हम कैसे देंगे आप पिछले वाले वीडियोस में मेरे देख सकते हैं। ये हमारा मेथिल क्लोराइड है। क्योंकि रिएक्शन बच्चों मेथिल क्लोराइड पे ही नहीं रुकता है, आगे जो है प्रोसीड होता रहता है जब तक मीथेन के सारे हाइड्रोजन जो है क्लोरीन से रिप्लेस न हो जाए। इसलिए ये जो मेथड है, लेबोरेटरी में हम मेथिल क्लोराइड एल्किल हैलाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए हम काम में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि CH3Cl जो हमारा एल्किल हैलाइड है ये आगे फर्दर रिएक्ट करके और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है उनका मिक्सचर देगा। इसलिए हमें उस मिश्रण में से CH3Cl जो है अलग करना बहुत मुश्किल होता है। जबकि इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में अगर हम मेथिल क्लोराइड को इस मेथड से बनाना चाहें अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस तो हमारा पॉसिबल हो सकता है। वहाँ पे हम मेथिल क्लोराइड का फॉर्मेशन इस मेथड से कर सकते हैं। कंडीशंस को हम कंट्रोल कर लेते हैं इंडस्ट्रीज में, तब इसका फॉर्मेशन वहाँ हो जाता है। अब देखिए जो बना है मेथिल क्लोराइड, ये दोबारा सनलाइट की प्रेजेंस में Cl2 का एडिशन होता है। एक हाइड्रोजन हमारा और हट जाता है, CH2Cl2 बन जाता है, HCl निकल जाता है। फर्दर इसका रिएक्शन होता है, सनलाइट क्लोरीन का ऐड हो जाता है। सनलाइट की प्रेजेंस में एक हाइड्रोजन हमारा और हट जाएगा, CHCl3 का फॉर्मेशन हो जाएगा, HCl बन जाएगा। ये रिएक्शन जो है हमारा और आगे फर्दर प्रोसीड करेगा और लास्ट में जो बचा हुआ हमारा हाइड्रोजन है वो भी हट जाएगा और सारे के सारे हाइड्रोजन जो हैं वो Cl से रिप्लेस हो जाएंगे। तो हमारा CCl4 बन जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका नाम जो है मैंने आपको पिछले वाले वीडियोस में किस तरह से लिखना है बता दिया है। तो बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इस मेथड को लेबोरेटरी में हम क्यों काम में नहीं लेते हैं। यहाँ पे मिक्स प्रोडक्ट्स मिलते हैं और उन प्रोडक्ट्स को अलग अलग करना बहुत हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो हमारा जो पर्पस है मेथिल क्लोराइड का एल्किल हैलाइड को बनाने का, वो यहाँ पे फुलफिल हमारा नहीं हो पाता है। जो मैकेनिज्म यहाँ फॉलो होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। अगर आप देखना चाहते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होता है तो मैंने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, आप वहाँ जाके फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को डिटेल में पढ़ सकते हैं कि एल्केन से जो है हेलोजिनेशन जब होता है एल्केन के साथ में तो कौन सा मैकेनिज्म होता है। तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो यहाँ पे होता है। हिंदी में इसको बच्चों मुक्त मूलक क्रियाविधि कहते हैं। एल्केन में हेलोजिनेशन जो है मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा ही होता है। इंडस्ट्रीज में हम इस रिएक्शन को फर्स्ट स्टेप पे ही रोक सकते हैं, इसलिए प्रेफर्ड होता है इंडस्ट्रीज में बट नॉट इन लैब। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम अगली स्लाइड में देख लेते हैं बच्चों। ये देखिए CH3CH2CH3 एल्केन है, हमने इसका क्लोरीनेशन करवाया, क्लोरीनीकरण करवाया सनलाइट की प्रेजेंस में। अब जो हमारा प्रोडक्ट इसमें क्या फॉर्म होगा, अगर मैं आपसे पूछती हूँ तो आपका जवाब जो है क्या होगा। ये बच्चों आपने 11th क्लास में पढ़ा है। हाइड्रोजन जो है क्योंकि एल्केन है तो इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे, विस्थापन अभिक्रियाएं होंगी, हाइड्रोजन हटेगा। अब हाइड्रोजन जो है इस कोने वाले CH3 वाला हटता है, कोने पे 2 CH3 है देखिए बच्चों, या बीच में जो C है जिसपे H2 लगा हुआ है, इन तीनों में से कौन सा हाइड्रोजन हटेगा। कोने वाले दोनों बच्चों सेम है
तो एक प्रकार तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से हाइड्रोजन हट सकता है, चाहे वो इस कोने से हटे चाहे वो इस कोने से हटे। और दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास होता है कि बीच वाला हाइड्रोजन हटेगा। तो दोनों में से कौन सा हाइड्रोजन हटेगा? अगर बीच वाला हाइड्रोजन हट के यहाँ पे क्लोरीन लगता है तो बच्चों हमको जो फर्स्ट वाला हमारा प्रोडक्ट बना है वो मिलेगा। अगर साइड वाला हाइड्रोजन हटता है और वहाँ क्लोरीन लगता है तो हमें सेकंड वाला प्रोडक्ट ये मिलेगा। लेकिन इनमें से मेजर जो है अधिक मात्रा में हमें कौन सा मिलेगा? क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है फर्स्ट वाले प्रोडक्ट में, बच्चों ध्यान से देखिए, वो हमारा 2 डिग्री कार्बन है। सेकंड वाले प्रोडक्ट में क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो हमारा 1 डिग्री कार्बन है। उम्मीद करती हूँ अभी तक आपको इसका आंसर दिमाग में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जब मैंने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के बारे में बताया था अपने वीडियोस में, तो वहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि 3 डिग्री फ्री रेडिकल जो होता है वो मोर स्टेबल होता है 2 डिग्री फ्री रेडिकल से, और वो मोर स्टेबल होता है 1 डिग्री रेडिकल। क्योंकि फर्स्ट वाले प्रोडक्ट में 2 डिग्री रेडिकल बन रहा है फ्री रेडिकल, और सेकंड वाले में 1 डिग्री फ्री रेडिकल बन रहा है, तो फर्स्ट वाला प्रोडक्ट जो होगा हमारा बच्चों वो मेजर अधिक मात्रा में बनेगा, और सेकंड वाला जो होगा हमारा वो कम मात्रा में बनेगा। फ्री रेडिकल को आपको डिटेल में अगर पढ़ना है, कंसेप्ट क्लियर करना है फ्री रेडिकल के रिगार्डिंग, तो आप मेरा फ्री रेडिकल वाला वीडियो देख सकते हैं। जब एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये देखा गया, हमने तो सीधा लॉजिक दे दिया कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनता है इसलिए फर्स्ट वाला जो है मेजर बनेगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटली भी ये प्रूव हो गया। जब एक्सपेरिमेंट द्वारा देखा गया तो यहाँ जो मेजर प्रोडक्ट था वो 55% बना था और माइनर वाला 45% बना था। लेकिन एक बात यहाँ हम जो सोच सकते हैं कि अगर ये सेकंड वाला प्रोडक्ट हमारा स्टेबल नहीं है, फर्स्ट वाला तो हमारा स्टेबल था क्योंकि 2 डिग्री फ्री रेडिकल था, स्थायी है ये फर्स्ट वाला हमारा। अगर सेकंड वाला हमारा स्थायी नहीं है तो ये बना ही क्यों है? तो इसका रीजन देखिए, क्योंकि ये स्थायी है तो इसको बिल्कुल नहीं बनना चाहिए था, लेकिन फिर भी 45% ये बन गया। रीजन जो है बच्चों इसका ये है कि जिस हाइड्रोजन को ये क्लोरीन हटा के लग रहा है उसके पास 6 ऑप्शन है बच्चों। ये जो कोने में जब क्लोरीन आके लगता है हाइड्रोजन को हटाकर, तो 3 ऑप्शन तो ये है इस साइड में हाइड्रोजन जिनको हटा के लग सकता है, और 3 ऑप्शन जो है इस साइड में हाइड्रोजन जो है जिनको हटा के क्लोरीन लग सकता है। क्लोरीन के पास बच्चों 6 ऑप्शन है 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनाने के, इसलिए ये 45% अमाउंट में बन जाता है। लेकिन जो फर्स्ट वाला प्रोडक्ट है उसमें क्लोरीन के पास में सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, क्योंकि बीच वाले कार्बन पे सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है, लेकिन क्योंकि वो फ्री रेडिकल 2 डिग्री है और स्टेबल है इसलिए 55% अमाउंट में बन जाता है। तो 1 डिग्री जो था हमारा, इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन हैं, 6 बताए मैंने आपको। तो यहाँ क्लोरीन को 6 मौके मिल रहे हैं हाइड्रोजन को हटाने के लिए, जबकि 2 डिग्री वाला जो हमारा पहले वाला केस है यहाँ पे क्लोरीन को सिर्फ 2 ही मौके मिल रहे हैं हाइड्रोजन हटाने के। लेकिन फिर भी 2 मौके जो मिल रहे हैं उसमें भी वो स्टेबल 2 डिग्री जो है फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए ये हमारा मेजर अमाउंट में बनता है, और सेकेंड वाला हमारा सिर्फ 45% ही बन पाता है। एक एग्जाम्पल और देखिए बच्चों, क्लोरीन जो है इस कंपाउंड में ऐड हो रहा है। अगर हमारा क्लोरीन है यहाँ आके लगता है तो 1 डिग्री है। तो हम पहले कार्बन देख लेते हैं, ये हमारा 2 डिग्री है, ये हमारा 3 डिग्री है, ये फिर हमारा 1 डिग्री हो गया, ये हमारा हो गया 1 डिग्री। अब क्लोरीन जब आता है सनलाइट की प्रेजेंस में आता है इस कंपाउंड पे, तो इसके पास में ऑप्शंस हैं खूब सारे। 1 डिग्री के ऑप्शन कितने हैं बच्चों इसके पास में? 1 डिग्री के ऑप्शन इसके पास 9 ऑप्शन है। 9 हाइड्रोजन जो है वो 1 डिग्री वाले कार्बन पे लगे हुए हैं। 2 डिग्री वाले जो ऑप्शन है इसके पास में 2 हैं, और 3 डिग्री वाला जो है ऑप्शन इसमें बच्चों 1 ही है। तो यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट हमारा कौन सा बनेगा वो देखिए, जब ये क्लोरीन 3 डिग्री वाले कार्बन पे आके लगेगा तो हमें ये फर्स्ट का प्रोडक्ट मिलेगा, और जब ये कोने वाले हाइड्रोजन को हटा के लगेगा तो हमारा सेकंड वाला प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली हमने देखा तो जो हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ था तो फर्स्ट वाला प्रोडक्ट हमारा बनना चाहिए था ऊपर वाले रिएक्शन के हिसाब से, क्योंकि जो क्लोरीन जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो हमारा 3 डिग्री कार्बन है, और हमें पता है कि 3 डिग्री फ्री रेडिकल जो है मोर स्टेबल होता है 2 डिग्री और 1 डिग्री कंपैरिजन में। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो फर्स्ट वाला हमारा प्रोडक्ट है बच्चों वो नहीं बन रहा था, हमारा सेकंड वाला प्रोडक्ट बन रहा था जिसमें क्लोरीन जो है उस कार्बन के लगा हुआ है जो 1 डिग्री है। तो इसमें रीजन जो डोमिनेट किया है वो ये है कि 1 डिग्री ऑप्शन जो है हाइड्रोजन को हटाने के लिए क्लोरीन के पास में बच्चों 9 ऑप्शंस हैं, जबकि 3 डिग्री वाला जो बनेगा फ्री रेडिकल उसके लिए इसके पास सिर्फ 1 ही हाइड्रोजन है जिसको वो रिप्लेस करके लगेगा। अब क्योंकि सेकंड वाला प्रोडक्ट बनाने के लिए चांसेस ज़्यादा थे, 9 चांसेस थे बच्चों इसके पास में। ये जो इसके रीजंस होते हैं बच्चों में सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी जब हम पढ़ते हैं हेलो एल्केन्स के, वहाँ पे ये आपको क्लियर हो जाएगा।
इसका भी मैं एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगी, आप देख लीजिएगा मेरे चैनल पे। तो इस एग्जाम्पल को पर्टिकुलरली आप याद रखेंगे कि इसमें जो है हाइड्रोजन के बिहाफ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन जो है उसके ऑप्शन ज़्यादा है, इसलिए इसमें 1 डिग्री वाला फ्री रेडिकल जहाँ बनेगा वहीं जाके क्लोरीन अटैच होगा। तो जो ऐसा क्लोरीनेशन में होगा बच्चों, वैसा ही ब्रोमिनेशन में हमें देखने को मिलेगा। जो मैकेनिज्म, जो मेथड जो है क्लोरीनेशन के लिए प्रोसीड होगा वही हमारा ब्रोमिनेशन के लिए होगा। अब आयोडीनेशन में थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है वो देखिए। जब आयोडीन को ऐड करते हैं मीथेन के ऊपर, CH4 है हमारा, इस पे हमने आयोडीन का एडिशन कर दिया, योग कर दिया सनलाइट की प्रेजेंस में, तो हमारा CH3I बनेगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा आयोडीन से और साथ में हमारा HI निकल जाएगा। अब बच्चों जो यहाँ HI बना है वो थोड़ी सी गड़बड़ करेगा। क्या गड़बड़ करेगा वो देखिए। ये रिएक्शन जो होता है हमारा इस HI के कारण जो है रिवर्सिबल बन जाता है बच्चों। जैसे ही ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ये रिएक्शन जो है रिवर्स डायरेक्शन में चल पड़ता है और दोबारा हमारा जो रिएक्टेंट है वो बन जाते हैं, तो हमें मैथिल आयोडाइड नहीं मिल पाता है। अब ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल क्यों है वो देखिए। जो हमारा रिएक्शन हुआ था मीथेन और आयोडीन का सनलाइट की प्रेजेंस में, उसमें हमारा HI बना था जो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। बहुत ही ताकतवर जो है ये अपचायक की तरह काम करता है। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या करेगा वो देखिए। जैसे ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा ये दोबारा जो है CH3 को CH4 में कन्वर्ट कर देगा, तो हमें मैथिल आयोडाइड नहीं मिल पाता है। तो इस रिएक्शन को अगर हम चाहते हैं कि हमें मैथिल आयोडाइड मिले तो इस रिएक्शन को हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करवाते हैं। ऑक्सीकारक की उपस्थिति में इस रिएक्शन को हम कराते हैं। कौन कौन से ऑक्सीकारक हम काम में लेते हैं वो देखिए। क्योंकि हम चाहते हैं कि मीथेन से मैथिल आयोडाइड बन जाए और ईल्ड हमारी, उसकी मात्रा हमें अच्छी मिले, तो हम इसका रिएक्शन जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करवाते हैं। इस पूरे रिएक्शन को कौन कौन से ऑक्सीकारक काम में लेते हैं वो देखिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम काम में लेते हैं थोड़ा स्ट्रांग होता है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट जो बन रहा है इस रिएक्शन में वो भी स्ट्रांग है। HNO3 है कॉन्क वाला, सांद्र HNO3। एक हमारा HiO3 भी हम ले सकते हैं। अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है करेंगे क्या, जो HI हमारा इस रिएक्शन में बन रहा है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, जो HI हमारा बन रहा है, इसके साथ में ये हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक जो है वो रिएक्शन करके HI को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं और हमें मैथिल आयोडाइड हमारा मिल जाता है। बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन जो है वो तो आसान है करने के लिए। हाइड्रोजन हट जाता है, क्लोरीन और ब्रोमीन वहाँ लग जाता है, लेकिन जैसे ही आयोडीनेशन हम कराते हैं मीथेन का सनलाइट की प्रेजेंस में, CH3I बन जाता है और HI बनता है। HI जो है हमारा एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये दोबारा जो मैथिल आयोडाइड को मीथेन में कन्वर्ट कर देता है और हमें मैथिल आयोडाइड, हमारा एल्किल हैलाइड नहीं मिल पाता है। अगर हम चाहते हैं कि मैथिल आयोडाइड की मात्रा हमें अच्छी मिले और रिएक्शन जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो, प्रोसीड, रिवर्सिबल नहीं हो, पीछे की तरफ नहीं चले, तो हम एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीकारक को काम में लेते हैं, जो HNO3 भी हो सकता है, HiO3 भी हो सकता है। ये जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को यही रिएक्शन में ख़त्म कर देता है। जैसे हमने मान लीजिए HiO3 यूज़ किया, ये HI को कन्वर्ट कर देता है आयोडीन में और पानी में। अब HI जो है वो अपना काम नहीं कर पाता है और हमें मैथिल आयोडाइड मिल जाता है। बच्चों उम्मीद करती हूँ रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। आगे आने वाली स्लाइड्स में हम डिटेल में और पढ़ेंगे। अब फ्लोरीन जो है हम कैसे ऐड करेंगे। फ्लोरीन जो है डायरेक्ट हैलोजिनेशन के द्वारा, हैलोजन का हाइड्रोजन को हटाने का जो मेथड, उसके द्वारा फ्लोरीन को हम एल्केन में नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बारे में अलग रिएक्शंस आएंगे जो हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फ्लोरिनेशन जो है हम उसको हैलाइड एक्सचेंज मेथड से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। स्वार्ट्स रिएक्शन वो भी इसी में आएगा। तो बच्चों आपको जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे 12th में, इसमें बहुत सारे नेम रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको ये नेम रिएक्शंस आएंगे, तो साथ साथ लिखते चलेंगे और इनको याद करते हुए चलेंगे आप। अगला मेथड जो है वो एल्कीन से हम कैसे बनाएंगे। इसको हम क्या बना रहे हैं बच्चों, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन्स बना रहे हैं। अब एल्कीन जो होता है हमें पता है कि इसमें डबल बॉन्ड होता है। जिन भी कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड होगा वहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, विस्थापन अभिक्रियाएं नहीं होंगी, वहां एडिशन, योगात्मक अभिक्रियाएं हमें देखने को मिलेंगी। ये हमारा एल्कीन है। अब इसमें हमको हैलोजन लगाना है, जो भी हैलोजन लगाना है उसके हम हैलोजन एसिड काम में ले लेंगे। ये हमारा HX जो है इसको हैलोजन एसिड कहते हैं।
अगर हमको क्लोरीन लगाना है तो इसको हम HCl ले लेंगे, ब्रोमीन लगाना है तो HBr ले लेंगे। जो भी हमें हैलोजन इंट्रोड्यूस करना है इस एल्कीन में वही हम हैलोजन एसिड काम में ले लेंगे। यहाँ H आ जाएगा बच्चों। अब रिएक्शन जो है वो कैसे होगी वो देखिए। जैसे ही हम एल्कीन की बात करते हैं HX कहाँ ऐड होगा, हमें मार्कोनिकॉफ रूल जो हमने नियम पढ़ा है 11th क्लास में वो हमारे ध्यान में आता है। अब डबल बॉन्ड के किस तरफ कौन जुड़ेगा ये हमें मार्कोनिकॉफ ने बताया है। मार्कोनिकॉफ नियम अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देती हूँ। मार्कोनिकॉफ नियम के हिसाब से हाइड्रोजन जो है उस कार्बन पे जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। तो हमारा X यहाँ जुड़ जाएगा और H हमारा कोने वाले कार्बन पे जुड़ जाएगा और हमें ये हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। X जो है हमारा Cl Br हो सकता है। मार्कोनिकॉफ रूल जो है बच्चों जनरली वो हम लगा लेते हैं लेकिन ये एक्चुअल मैकेनिज्म नहीं है। एल्किन में जब हैलोजन को हम ऐड करते हैं तब हम मैकेनिज्म जो फॉलो करते हैं बच्चों वो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन वाला जो मैकेनिज्म होता है इसमें कार्बोकेटाइन बनता है हमारा एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती के रूप में यहाँ हमें कार्बोकेटाइन देखने को मिलेगा। तो जो कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा वही हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट मध्यवर्ती बनेगा। ये मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड में बताऊंगी। पहले हम मार्कोनिकॉफ रूल का देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। साइक्लिक एग्जाम्पल है ये देखिए बेंजीन नहीं है बच्चों, अल्टरनेट डबल बॉन्ड मैं नहीं लगा रही हूँ। ये डबल बॉन्ड यहाँ है और यहाँ पे जो है हमारा CH3 लगा हुआ है। अब मान लीजिए इसमें हमें HBr डालना है तो HBr हम किस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे वो देखिए। अभी हमने पढ़ा है ऊपर मार्कोनिकॉफ रूल जो है उसके हिसाब से H जो है जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे उस पे जाएगा। तो एक कार्बन हमारा यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है। अब ये कार्बन जो यहाँ लगा हुआ है बच्चों इस पे एक CH3 ये लगा हुआ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। इस कार्बन पे हमारा हाइड्रोजन है ही नहीं, जबकि नीचे वाला जो हमारा कार्बन है इसकी वैलेंसी 1, 2, 3 और एक इसमें हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो हमारा हाइड्रोजन देखिए कैसे लगेगा। तो हाइड्रोजन हमारा यहाँ लग जाएगा, यहाँ और यहाँ लग जाएगा हमारा Br। ये हमने यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल जो है यहाँ पे लगा दिया। लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चंस जो है जहाँ मार्कोनिकॉफ रूल जो है हम लगा तो देते हैं लेकिन हमारा आंसर गलत हो जाता है। वहाँ हम अगर मैकेनिज्म को देखें तो हमारा क्वेश्चन जो है उसके सही होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। तो जो मैकेनिज्म इसका होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ होता है, जिसमें कार्बोकेटाइन का मैंने अभी बताया आपको फॉर्मेशन होता है मध्यवर्ती के रूप में। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। ये डिटेल में आपको मैं अगली स्लाइड में बताऊंगी। जहाँ पे शिफ्टिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं चाहे वो बोर्ड में आए चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए, वहाँ हमारा मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो फेल हो जाता है, काम नहीं करता है। तो उसमें हमें मैकेनिज्म जो है उसके हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा हमारा प्रोडक्ट जो है बनेगा। मैकेनिज्म को हम बच्चों क्रियाविधि कहते हैं। तो जिस क्रियाविधि के द्वारा ये एल्कीन में एडिशन होता है, योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन स्नेही होती है। किस तरह से होता है वो देखिए। इलेक्ट्रॉन स्नेही को बच्चों हम E+ कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन से स्नेह करता है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये हमारा जो है हैलाइड है, एल्किल हैलाइड जो है। हमें पता है कि हैलोजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो अपनी तरफ खींचता है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज हमें देखने को मिलता है और इस पे हमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है। फर्स्ट स्टेप जो क्या होगा उसमें जो हमने डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड लिया है उस पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है, जिस पे प्लस का निशान है। अब इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहाँ अटैक करेगा वो देखिए बच्चों, बड़े ध्यान से देखिएगा स्टेप को। अगर मैं कहती हूँ कि डबल बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये वाला कार्बन लेता है, अगर ये वाला कार्बन लेता है बच्चों तो यहाँ पे माइनस का निशान आता है और यहाँ पे आता है प्लस का निशान। एक तरीका ये है जिसमें डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन ने ले लिए। अब मान लीजिए इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर ये वाला कार्बन लेता है सेकंड वाला, तो हमारा क्या बनता है वो देखिए। मैं दोनों ही यहाँ लिख रही हूँ प्रोडक्ट कि अगर डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होता है तब क्या बनेगा। ये देखिए ये बनेगा हमारा, इस पे नेगेटिव का निशान आ जाएगा और इस पे हमारा आ जाएगा पॉजिटिव का निशान। अगर डबल बॉन्ड हमारा इस तरफ शिफ्ट होता है तब क्या बनेगा, इस पे आ जाएगा हमारा नेगेटिव का निशान और इस पे हमारा आ जाएगा पॉजिटिव का निशान। अब बच्चों बात वही आ गई, कार्बोकेटाइन जो है कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे कार्बोकेटाइन के वीडियो जाके चैनल पे देख सकते हैं। इसमें जो है जो कार्बोकेटाइन हमारा बन रहा है बच्चों
वो हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। और यहाँ जो कार्बोकैटायन हमारा बन रहा है 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। 2 डिग्री जो है वो मोर स्टेबल है 1 डिग्री से कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है। 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल है, फिर 2 डिग्री है, फिर 1 डिग्री है, इसका मतलब ये स्टेबल है। और नीचे वाला जो अनस्टेबल है, हमें पता है कि जो प्रोडक्ट स्टेबल होता है वही बनता है, तो ऊपर वाला हमारा बनेगा। ये जो है बहुत ही स्लो, धीमी गति से होता है ये स्टेप। तो हमें पता है कि जो बहुत स्लो स्टेप होता है वही हमारा रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। वेग निर्धारित करने वाला पद, वेग निर्धारण पद। इसी स्टेप से हमारा इस क्रिया का स्पीड, इसका वेग निर्धारित होगा। या आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे कि वेग निर्धारित पद क्या होता है। ये हमारा कार्बोकैटायन बना है। मैंने आपको पीछे वाली स्लाइड में बताया था कि कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती के रूप में यहाँ बनता है। जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वो बनेगा ज़्यादा अमाउंट में, जो कम स्टेबल होगा वो कम अमाउंट में हमारा बनेगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। तो फर्स्ट स्टेप में जो है इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और हमारा एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये H+ कहाँ अटैक करेगा? प्लस है तो ये माइनस पे अटैक करेगा, इस वाले C पे अटैक करेगा बच्चों ये। तो हमारा क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, वो देखिए R। जब कार्बोकैटायन की बात आती है तो कार्बोकैटायन में बच्चों बहुत ही अच्छी जो है इनमें प्रॉपर्टी है कि रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। जो अगल बगल वाले कार्बन होते हैं, अगर उनको दिखता है कि हाइड्राइड शिफ्ट मेथाइल शिफ्ट से और स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है, तो वो रीअरेंजमेंट करके मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन यहाँ कर लेता है। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन के नाम से बच्चों मैंने वीडियो डाल रखे हैं चैनल पे, आप जाके वहाँ देख सकते हैं, जिससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा फर्स्ट स्टेप में। अब जहाँ रीअरेंजमेंट हमें देखने को मिलेगा वहाँ हमारा मार्कोनिकॉफ रूल फेल हो जाएगा बच्चों। रीअरेंजमेंट क्यों होता है? रीअरेंजमेंट जो है मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के लिए होता है और ये अगल बगल वाले कार्बन में होता है। आगे एग्जाम्पल्स में आपको बताऊंगी, तब आपको रीअरेंजमेंट जो है पुनर्विन्यास जिसको कहते हैं वो समझ में आ जाएगा। और आपको और डिटेल में देखना है तो आपको मेरे कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट वाले वीडियोस हैं वो देखने चाहिए, जिससे आपको ये कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये रीअरेंजमेंट सिर्फ कार्बोकैटायंस में ही देखने को मिलता है, फ्री रेडिकल्स और कार्बो एनायंस में ये हमें देखने को नहीं मिलता है। और कार्बोकैटायंस जो होते हैं वो मेनली रीअरेंजमेंट जो है वो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन करने के लिए ही करते हैं और अगल बगल वाले कार्बन पे ही ये होगा। तो बच्चों एक बात हमारी यहाँ क्लियर हो गई कि जहाँ पे रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा कार्बोकैटायन में, वहाँ हमारा मार्कोनिकॉफ जो है रूल फेल हो जाता है। इसलिए अगर हमें डिसाइड करना है कि H और X कहाँ ऐड होंगे, तो हमें उस रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो हमें पता होना चाहिए। बच्चों 3 हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बढ़ गया है। अब इसके ऊपर जो है सेकेंड स्टेप में जो है हमारा जो बना है प्रोडक्ट कार्बोकैटायन फर्स्ट स्टेप में, उसके ऊपर सेकेंड स्टेप में जो है हमारा माइनस वाला पोर्शन X माइनस जो है वो अटैक करेगा। X माइनस कहाँ लगेगा? इस वाले बीच वाले कार्बन पे लग जाएगा और हमारा आंसर जो मिल जाएगा हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में वो CHX यहाँ लग जाएगा और ये हमारा CH3 बन जाएगा। इस वाले प्रोडक्ट को अगर बच्चों आप कंपेयर करते हैं मार्कोनिकॉफ वाले प्रोडक्ट से, तो आप देखेंगे कि दोनों प्रोडक्ट हमारे सेम हैं। अगर मैं डायरेक्ट इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगा देती HX ऐड करने के लिए, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से H कहाँ ऐड होता है? जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन हमें देखने को मिलते हैं और जहाँ पे कम हाइड्रोजन होते हैं वहाँ पे X ऐड हो जाता है। तो हमारा प्रोडक्ट हमारा मिल जाता है CHX और ये CH3। दोनों प्रोडक्ट जो है हमारे सेम है, मैकेनिज्म से भी हमें वही मिला है और मार्कोनिकॉफ रूल अगर हम डायरेक्ट लगाते हैं तब भी हमें वही चीज़ देखने को मिलेगी। एक रिएक्शन बच्चों आगे हम और देख लेते हैं। HBr का एडिशन हो रहा है, इसमें डबल बॉन्ड हमारा इन दोनों कार्बन के बीच में है। HBr को अगर हम मार्कोनिकॉफ रूल से ऐड करते हैं तो H हमारा यहाँ ऐड होगा और Br जो है हमारा बच्चों यहाँ ऐड होगा। हमें ये वाला प्रोडक्ट देखने को मिलता है। और अगर इसी रिएक्शन को हम अपने मैकेनिज्म जैसा कि हमने ऊपर किया था उसके हिसाब से करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिलता है? ऊपर वाले केस में हमारे मैकेनिज्म से और मार्कोनिकॉफ रूल को डायरेक्टली लगाया था तब दोनों सेम प्रोडक्ट हमें मिले थे, लेकिन यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट जो है अलग हो जाते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप हमने देखा था कि इसमें डबल बॉन्ड जो है उसके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन जो है इस वाले कार्बन ने ले लिए। क्यों लिए? मैंने बताया था कि कोने वाला कार्बन जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेगा तो प्लस का निशान यहाँ आएगा। प्लस का निशान जब यहाँ आएगा, जैसे ये दिखाया हुआ है मैंने आंसर में इसके प्रोडक्ट फॉर्मेशन में, तो ये कार्बोकैटायन जो हमारा बनेगा 2 डिग्री बनेगा
अगर इस कार्बन पे प्लस का आता तो हमारा 1 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता। हमें पता है कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है 1 डिग्री से, इसलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है इस कोने वाले कार्बन पे ही ट्रांसफर होंगे और बीच वाले कार्बन पे प्लस का निशान हमारा आ जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या होता है देखिए बच्चों, आगे आने वाली स्लाइड में। अब यहां तक तो हमने बना लिया, 2 डिग्री कार्बोकैटायन हमारा बन गया, लेकिन मैंने अभी अभी आपको रीअरेंजमेंट पुनर्विन्यास के बारे में बताया है कि अगर कार्बोकैटायन को लगता है कि मैं अगल बगल वाले कार्बन पे कोई ऐसी गुंजाइश है जिससे वो और स्टेबल बन सकता है, तो वो या तो H माइनस का ट्रांसफर करता है या फिर CH3 का ट्रांसफर करता है, जो आपको रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन वाले वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ देखिए कि ये जो बगल वाला कार्बन है बच्चों, ये वाला, अगर इसको ध्यान से देखेंगे इसके ऊपर 2 CH3 लगे हुए हैं। ये हमारा 3 डिग्री जो है कार्बन, अगर आपको रीअरेंजमेंट डिटेल में देखना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये कार्बोकैटायन जो हमारा बना है इस स्टेप में, ये मोर स्टेबल बनने के लिए अगल बगल वाले कार्बन जो है, एक कार्बन ये है, इसके बगल वाला कार्बन ये है, इसके ऊपर जो है हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि इस कार्बन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, मैथिल भी लगा हुआ है, तो हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकती है, यहाँ मैथिल शिफ्ट भी हो सकती है, लेकिन हाइड्राइड शिफ्ट जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है मैथिल शिफ्ट से। तो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट कैसे होगी बच्चों, वो देखिए। H माइनस को हम हाइड्राइड कहते हैं। ये वाला कार्बन हमारा 2 डिग्री है जो फर्स्ट स्टेप में बना है कार्बोकैटायन के फॉर्म में। हम चाहते हैं कि किसी तरह से ये प्लस का निशान इस 2 डिग्री वाले कार्बन से हटकर इस बगल वाले कार्बन पे चले जाए, ताकि ये 3 डिग्री बन जाए और ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाए। इसमें बच्चों क्या होता है वो देखिए। इस 3 डिग्री वाले कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर H माइनस के फॉर्म में इस बगल वाले कार्बन पे आ जाता है, इस वाले कार्बन पे ही आ जाता है। तो हमें क्या मिलता है वो देखिए। H जो है वो यहाँ से निकलकर यहाँ आ गया, तो CH2 हो गया, क्योंकि H बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर गया है, इसलिए यहाँ प्लस का निशान आ जाएगा और हमें 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जो कि 2 डिग्री वाले से ज़्यादा स्टेबल है। अब जब इस पे ब्रोमीन अटैक करेगा सेकेंड स्टेप में, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था जिसमें कार्बोकैटायन बना और उसका रीअरेंजमेंट हुआ। रीअरेंजमेंट होने के कारण 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब जो है ब्रोमीन इस पे अटैक करेगा, तो ब्रोमीन को जहाँ प्लस का निशान दिखेगा वहाँ अटैक करेगा, तो ब्रोमीन हमारा यहाँ आके जुड़ जाएगा। तो मैंने अभी भी आपको पिछली स्लाइड में बच्चों बताया है कि जहाँ रीअरेंजमेंट होता है वहाँ हमारा मार्कोनिकॉफ रूल फेल हो जाता है। मार्कोनिकॉफ रूल जो हमने लगाया था हमारे रिएक्टेंट पे, तो हमारा प्रोडक्ट बन रहा था ये वाला, इसमें ब्रोमीन जो है यहाँ ऐड था, लेकिन जैसे ही इसमें रीअरेंजमेंट हुआ हमारा जो प्रोडक्ट बना है वो बच्चों ये वाला बना है, जो मार्कोनिकॉफ रूल के बिल्कुल अलग है, उस रूल से जो बना था उस प्रोडक्ट से। तो इस केस में बच्चों ये वाला प्रोडक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है, और अगर आपने मार्कोनिकॉफ के हिसाब से ये प्रोडक्ट लिख दिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो हमेशा जो है मैकेनिज्म को कंसिडर करते हुए हमें अपने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना चाहिए, ताकि हमारे आंसर के राइट होने के चांसेस बढ़ जाएं। ये हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा, वास्तविक उत्पाद। रीअरेंजमेंट जो है बच्चों मैंने आपको बताया था उसी समय होगा जब हमें ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन मिलेगा पहले वाले से, तभी हम शिफ्टिंग करते हैं और रीअरेंजमेंट करते हैं। आगे आने वाली स्लाइड्स में हम पेरोक्साइड इफेक्ट, ख्राश इफेक्ट, या जिसको हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपने 11th में पढ़ा है। ये हमें सिर्फ जो HBr में देखने को मिलेगा, जब HBr का एडिशन हम करते हैं एल्कीन के ऊपर और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। ये हमारा पेरोक्साइड है C6H5CO, ये बाहर होल ट्वाइस O2 है, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे ही पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसमें H जो है उस कार्बन पे जाके लगेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और Br जो है दूसरे वाले डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जाके लग जाएगा। तो हम कह सकते हैं HBr का एडिशन जब होता है एल्कीन पे पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो मार्कोनिकॉफ का जस्ट अपोजिट हो जाता है, इसलिए इसको हम एंटी मार्कोनिकॉफ या ख्राश इफेक्ट भी बोलते हैं, लेकिन ये सिर्फ हमें HBr में ही देखने को मिलता है। अब देख लीजिए, आपको एग्जाम्पल के द्वारा मैंने और अधिक क्लियर कर दिया है इसको। ये एल्कीन है हमारा, इसमें मैंने HBr ऐड किया है, नीचे जो है पेरोक्साइड लिख दिया, ये पेरोक्साइड है, HCl लिख दिया, यहाँ भी पेरोक्साइड है। लेकिन मैंने अभी भी आपको बताया है कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है
या ख़राश इफेक्ट हमें सिर्फ HBr के केस में देखने को मिलेगा। कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको HCl के साथ में भी पेरोक्साइड लिख देते हैं, लेकिन ये रिएक्शन जो है एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से नहीं होगा। सिर्फ हमारा ऊपर वाला रिएक्शन जो है वही एंटी मार्कोनिकॉफ वाला रूल फॉलो करेगा। HBr को छोड़कर कहीं भी हमें पेरोक्साइड इफेक्ट, ख़राश इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ हमें जो आंसर लिखना है वो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से ही लिखना है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पेरोक्साइड देखकर हमें प्रोडक्ट जो है चेंज नहीं करना है। पेरोक्साइड देखने के बाद में हमें HBr को भी देखना है। पीछे वाले रिएक्शंस जो हमने देखे थे मार्कोनिकॉफ वाले, वो हमारे कार्बोकैटाइन जो है फॉर्मेशन के द्वारा बन रहे थे, जबकि एंटी मार्कोनिकॉफ जो हमारा होता है ये फ्री रेडिकल मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा होता है। दोनों में डिफरेंस बच्चों याद कर लेंगे। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो होती है वहाँ पे बच्चों कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता और कोई शिफ्टिंग नहीं होती है। कोई हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगी, कोई मैथिल शिफ्ट यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगी, कोई रीअरेंजमेंट पुनर्विन्यास आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट और शिफ्टिंग जो हमें सिर्फ कार्बोकैटाइन जहाँ होते हैं वहीं देखने को मिलेगी, जो कि मार्कोनिकॉफ रूल में बनता है। एंटी मार्कोनिकॉफ में क्योंकि फ्री रेडिकल बनता है तो इस तरह की शिफ्टिंग और रीअरेंजमेंट हमें वहाँ देखने को नहीं मिलेगा। आगे आने वाली स्लाइड में बच्चों एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इसको क्लियर करने के लिए। ये देखिए, ये CH3 है हमारा, साइक्लिक कंपाउंड है, एक डबल बॉन्ड है, इसमें HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करना है। क्योंकि नीचे पेरोक्साइड नहीं दिया हुआ, इसका मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ फॉलो होगा। ये HBr है, जहाँ भी पेरोक्साइड नहीं लिखा हुआ वहाँ मार्कोनिकॉफ रूल हमें फॉलो करना है। तो HCl हम कैसे ऐड करेंगे? मार्कोनिकॉफ में H जो है ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं जिस कार्बन के पास, वहाँ ऐड होता है। तो क्या बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट, वो देखिए। ये वाला कार्बन जो है इसके पास एक हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे हमारा जो है Cl लग जाएगा। और यहाँ जो है हमारा एक पहले से लगा हुआ, एक और लगा देंगे हम। जब तक पेरोक्साइड न लिखा हो बच्चों तब तक आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक क्रिया ही करवानी है, मतलब मार्कोनिकॉफ रूल ही फॉलो हमें करना है। ऐसे हम HBr का बना लेंगे। यहाँ पे देखिए, अब क्योंकि यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं लिखा हुआ था, HBr तो लिखा हुआ था लेकिन पेरोक्साइड यहाँ नहीं लिखा हुआ था, तो सिर्फ HBr को देखकर ही यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हमें फॉलो नहीं करना है। यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल ही फॉलो होगा। जब तक हमें पेरोक्साइड देखने को नहीं मिलेगा हमें मार्कोनिकॉफ रूल ही लगाना है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ फिर आप गड़बड़ करेंगे। अब आपने यहाँ HCl देख लिया और पेरोक्साइड देख लिया, पेरोक्साइड देखते ही इसका प्रोडक्ट जो है एंटी मार्कोनिकॉफ लगाकर गलत बना देंगे, जबकि इसका प्रोडक्ट जो है जो बिना पेरोक्साइड के बना था मार्कोनिकॉफ के हिसाब से बनेगा, क्योंकि पेरोक्साइड इफेक्ट, ख़राश इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ हमें HCl के साथ देखने को नहीं मिलता है, वो हमें सिर्फ HBr के साथ ही देखने को मिलता है। जब HBr लिखा हो और पेरोक्साइड लिखा हो तभी हमें इस इफेक्ट को लगाना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को तभी हमें फॉलो करना है। अगर अकेला HBr हो तब भी ये रूल फॉलो नहीं होगा, या फिर अकेला पेरोक्साइड हो HCl के साथ में, HI के साथ में, तब भी ये रूल हमारा फॉलो नहीं होगा। HBr और पेरोक्साइड दोनों होने जरूरी है ख़राश इफेक्ट, एंटी मार्कोनिकॉफ या पेरोक्साइड इफेक्ट को फॉलो करने के लिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों इस एग्जाम्पल के द्वारा आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम बच्चों एलाइलिक एडिशन पढ़ेंगे। एलाइलिक कार्बन कौन सा होता है मैं आपको पिछले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। इस तरह का कार्बन जहाँ दो डबल बॉन्ड है दो कार्बन के बीच में, उसके साथ में एक कार्बन लगा हुआ है, और इस कार्बन के अगर हमारे हैलोजन लगा हो जैसे मैंने यहाँ दिखा रखा है, तो ये हमारा एलाइलिक हैलोजन डेरिवेटिव हो जाएगा। अब देखिए ये रिएजेंट जो मैंने लिखे हैं वो कौन कौन से होते हैं। और X जो हमारा है हैलोजन जो है वो हमारा इस एलाइलिक कार्बन पे लगेगा। एलाइलिक कार्बन कौन सा होता है मैंने अभी भी आपको बताया है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उसके पास वाला कार्बन जो है इस पे आके हैलोजन हमारा लगेगा, ये हमारा एलाइलिक कार्बन है। ये देखिए हैलोजन लग गया है। रिएजेंट अगर हम काम में लेते हैं, मान लीजिए हमने हैलोजन और हाई टेम्परेचर पे इस रिएक्शन को करवाया है, तब हमारे इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अगर हमने N ब्रोमोसक्सिनामाइड लिया है जिसे NBS कहते हैं, और सनलाइट की प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये रिएक्शन करवा रहे हैं,
तब हमारे यहाँ पर X की जगह Br लग जाएगा। NBS जो होता है रिएजेंट, ये सिर्फ ब्रोमीन के लिए ही काम करता है, इससे सिर्फ ब्रोमीन का ही यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो पाता है। बच्चों यहाँ मैं एडिशन वर्ड काम में नहीं ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो भी हैलोजन हमारा लग रहा है वो इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे नहीं लग रहा है। डबल बॉन्ड हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में ही देखने को मिलेगा, इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एलाइलिक कार्बन के ऊपर हैलोजन लग रहा है हाइड्रोजन को हटाकर, इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन हमारा नहीं है। एल्कीन होने के बावजूद भी यहाँ हमें एडिशन हैलोजन का देखने को नहीं मिलेगा। अगर हमने O2Cl2 एज अ रिएजेंट काम में लिया है तो सिर्फ हमारा क्लोरीन का जो है सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ब्रोमीन के लिए हम NBS काम में लेंगे, क्लोरीन के लिए हम SO2Cl2 काम में लेंगे, तो हमारा ब्रोमो और क्लोरो डेरिवेटिव बन जाएगा। एक एग्जाम्पल देखिए, डबल बॉन्ड है दोनों कार्बन के बीच में, Cl2 450 डिग्री सेल्सियस पे हमने करवाया है, तो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे क्लोरीन लग जाएगा और डबल बॉन्ड ऐसे के ऐसे ही रहेंगे बच्चों, नहीं टूटेंगे वो, इसलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। SO2Cl2 हम काम में लेंगे तो हम CH2Cl लिख देंगे, और अगर हम NBS सनलाइट की प्रेजेंस में या फिर हीट की प्रेजेंस में लेंगे तो हमारा कंपाउंड जो हमें मिलेगा एज ए प्रोडक्ट, उसमें ब्रोमीन हमें लगा हुआ दिखाई देगा। बच्चों उम्मीद करती हूँ जो इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की आपको समझ में आया होगा। आगे आने वाले वीडियोस में हम कुछ और प्रिपरेशन जो है एल्किल हैलाइड के पढ़ेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों।